तो ग्रेटर इज़राइल क्या है, अब मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए, असल में नेतन्याहू ने हाल ही के समय में इज़राइल का एक वृहद रूप प्रस्तुत किया है कि इज़राइल बड़ा कैसे हो। तो वो कुछ इस प्रकार से है थियोडोर हर्जिल के अकॉर्डिंग, जिसमें इज़राइल की जो विस्तार है वो जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी, इन सभी देशों के अंदर ग्रेटर इज़राइल के रूप के अंदर यहां पर इज़राइल की कल्पना की जाती है। इसका मतलब समझिए कि इस समय नेतन्याहू ने दुनिया को बताया कि असल में तो हम ये वाले इज़राइल हुआ करते थे, आज हम छोटी सी जगह के लिए क्यों लड़ रहे हैं, हमें तो असल में ग्रेटर इज़राइल की कल्पना करनी है। अच्छा, ग्रेटर इज़राइल दो सेंस में देखा जाता है, एक जहां वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी भी ना हो उतना बड़ा इज़राइल, इसको भी ग्रेटर इज़राइल के भारत उसमें देखा जाता है, और एक ये वाला रूप जिसको मैं अब आपको दिखा रहा हूं। इसको आप ऐसे समझिए, जब अखंड भारत की बात आती है तो आरएसएस अपना जब अखंड भारत की बात करती है, अपने संसद भवन के अंदर अखंड भारत की जो तस्वीरें वो लगी हैं, चित्र बना हुआ लगा है, उसमें लेकर अफगानिस्तान से और म्यांमार तक और अफगानिस्तान तक, वहां तक इंडोनेशिया तक के क्षेत्र को अखंड भारत में रखा जाता है। एग्जैक्टली इजराइल भी कहता है कि ये सारे देश हमारे अखंड इजराइल की बात है, ग्रेटर इजराइल की बात करता है। ठीक है साहब, ये बात बोलते ही दोहा में सबको बुलाया गया कि बेटा सुनो, अभी तो तुम्हें लग रहा है कि कतर पर ही गोली मारी गई है, अगला नंबर तुम सबका है, हर देश के ऊपर इजराइल की नजर बनी हुई है। ग्रेटर इजराइल बकायदा एक विकिपीडिया पेज भी बना हुआ है, जिसमें ग्रेटर इजराइल के दोनों पार्ट, जिसमें इजराइल बिना गाजा सॉरी विद गाजा और वेस्ट बैंक को साथ मिलाकर के एक ग्रेटर इजराइल और एक बड़ा वाला इजराइल मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये सब बातें याद क्यों दिलाई गई, क्योंकि दोहा चाहता था कि ये सारे देश एकत्रित हों, यानी कतर चाहता था कि सारे देश एकत्रित हों और इजराइल को लेसन सिखाएं। अब लेसन सिखाना क्या पहली बार की बात है क्या? नहीं, एक बार ऐसे ही अरब देश इकट्ठे हुए थे इजराइल को लेसन सिखाने के लिए वर्ष 1967 में। वर्ष 1967 में 6 दिन के लिए लेके 5 जून से 11 जून तक अरब वर्ल्ड के सारे देशों ने, जो भी प्रमुखता से जिन्हें लगता था कि फिलिस्तीन नाम का एक देश होना चाहिए, इजराइल सरवाइव ही नहीं करना चाहिए, उन्होंने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था। और उस हमले की बदले की कार्रवाई में इजराइल ने अपने आसपास के जितने भी देश हैं उन सब के ऊपर गोला बारूद फेंकना शुरू किया। परिणाम यह निकला कि उस 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने बड़ा हिस्सा इजिप्ट से छीन लिया, जॉर्डन से छीन लिया, सीरिया से छीन लिया, लेबनान से छीन लिया, गाजा पट्टी से छीन लिया, वेस्ट बैंक से, बहुत बड़े एरिया को इजराइल ने 6 दिन में अपने कब्जे में ले लिया था। वो जो 6 दिन का युद्ध था जिसमें अरब के बहुत सारे देश इजराइल के खिलाफ लड़े थे, कुछ वैसी ही कल्पना अब की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कतर इन 50 देशों को एक साथ नाटो के नाम पे एकत्रित तो किए, पर इनमें एक जनरल कंसेंसस बना करके इजराइल पर हमला कर दिए। ठीक है साहब, अब मैं आपको थोड़ा सा इजराइल का ब्रीफ में इतिहास दे देना चाहता हूं, हालांकि हमें इसे मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार के लिए मैं आपके साथ में इसे साझा करना उचित समझूंगा। देखिए, 1918 से 1947 के बीच में ब्रिटिशर्स के कहने पर पैलेस्टीनियंस के बीच में जूस आकर बसना शुरू हुए थे। शुरुआत में इनकी परसेंटेज 6% थी, जो 1947 तक बढ़ते हुए 33% तक पहुंच गई थी। 1947 में धीरे धीरे जूस की संख्या पैलेस्टाइन में बढ़ते हुए 55% तक होने लगी और अरब लोगों की संख्या 45% तक ही रहने लगी। धीरे धीरे पैलेस्टीनियंस बाहर निकलने लगे, अरब लोग जूस लोग जो है यहां पर बढ़ने लगे। पैलेस्टीनियंस को जगह छोड़ता देख करके अरब के बहुत सारे देशों ने पैलेस्टीनियंस के हितों में इजराइल से लड़ने का निर्णय लिया। बस उसी युद्ध के अंदर 1967 में बड़ा युद्ध छिड़ा। इजराइल ने उन आसपास के तमाम देशों को जो फिलिस्तीन के समर्थन में आए थे जंग करने के लिए, उन्हें एक एक करके पछाड़ना शुरू किया। 5 जून 1967 से लेकर 11 जून 1967 तक चले इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ जॉर्डन, मिस्र, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान, अल्जीरिया, इन सब ने एक साथ मिलकर हमला बोला था। इन सबको उसने एक ही साथ पछाड़ दिया था। इस 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने अपना महत्व स्थापित करते हुए इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला तक छीन लिया था, जिसकी शर्म के चलते इजिप्ट के पीएम को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया था। नासिर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। लाखों की संख्या में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए और जगह छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पैलेस्टीनियंस चले गए। खैर, ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो हरकत हुई थी फिलिस्तीन के साथ में, ये जो हरकत हुई थी इजराइल के साथ में, इसी की ही परिणति फिलहाल 7 अक्टूबर को फिर से देखने को मिली।
जब अरब वर्ल्ड की सहमति पर गाजा में रह रहे हमास ने इजराइल पर हमला किया, अक्टूबर 7 का अटैक किया। अक्टूबर 7 के अटैक के बदले ही इजराइल ने निर्णय लिया कि अब जब तक मैं गाजा से हमास को नहीं मिटा देता तब तक नहीं रुकूंगा, और तब से लेकर के अब तक इजराइल गाजा से बदला लेता आ रहा है। इसी के चलते हमास, जो कि इजराइल से निकल करके कतर में आकर शरण लिया हुआ था, या दुनिया के किसी भी देश में हमास शरण लिया हुआ था, नेतन्याहू ने उन्हें वहीं पर टारगेट किया। कतर ने ये सारी बातें जो फॉरेन मिनिस्टर्स को बताई थी, ये फिर राष्ट्राध्यक्षों को भी बताई। आज के दिन नाटो बनाने की तर्ज पर बहुत सारे देश आकर के एकत्रित हुए दोहा में। असल में नाटो के बारे में मैंने पहले भी बताया है, अमेरिका ने अपने समर्थन में 32 देशों का एक समूह बना रखा है जिसे नाटो कहा जाता है, जिसका उद्देश्य है आर्टिकल 5 के तहत किसी भी देश पर हमला हो उसके लिए बदला लेने जाना। बिल्कुल वैसे ही इन देशों ने कल्पना की कि इजराइल का हमला हम में से किसी के ऊपर भी हो तो क्यों ना हम मिलकर के एक अरब इस्लामिक नाटो फोर्स बना लें, जो कि इजराइल के खिलाफ कभी भी एक्शन लेने के लिए तैयार रहे। इस प्रपोजल को रखा गया, आज के दिन रखा गया। बाकायदा जो यहाँ के आमिर हैं दोहा के, कतर के, उन्होंने दुनिया भर के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे उन सबका वेलकम किया, मतलब अपने साथ में बिठाया, चर्चा की कि कतर वास्तविकता में किस तरह की स्थिति से गुजर रहा है, और उन सबको ऐसे ही एहसास दिलाया जैसे जेलेंस्की यूरोपियन देशों को एहसास दिलाते हैं कि सर या तो बचा लो, नहीं तो फिर युद्ध की तैयारी देख लो। कुल मिलाकर यहां पर पहुंचे जितने भी बड़े राष्ट्राध्यक्ष थे 50 की 50 देशों के, उन सबको कतर के आमिर ने बताया कि देखो आज हम पर हमला हुआ है, अगर सब एक नहीं हुए तो किसी पर भी हमला हो सकता है। कुल मिलाकर के तमाम देश यहां पहुंचते हैं, 50 से अधिक देश यहां पर पहुंचते हैं, सब अपनी अपनी राय रखते हैं, और उन सभी की रायों में एक कॉमन राय थी कि इजराइल को रोकना होगा, और इजराइल को रोकने के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स जैसी चीजें अगर हो तो बेहतर होगा। इजराइल ने कतर ने यहां पर एक चीज साफ करी, और वो ये कि साहब कुछ भी कहो, इजराइल नहीं चाहता कि उसके बंधक छूटे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो यहां पर हम पर हमला नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी जनता जब उस पर प्रेशर डालती है कि बंधकों को छुड़वाओ, तो बंधकों को छुड़वाने के नाम पर नेगोशिएशन करने जिन लोगों को उसने भेजा कतर में, उन्होंने ही बता दिया कि नेगोशिएशन हो कहां रहा है, और उन पर गोला चला दिया। कुल मिलाकर के लगता यही है कि नेतन्याहू चाहते ही नहीं है कि बंधक छूट करके वापस बाहर आए। उनका असल उद्देश्य पैलेस्टीन पर कब्जा करना है, गाजा पट्टी को साफ करना है। तो ये तो हो गया इन सब की चर्चा, ये सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे और इन्होंने यहां पर पहुंचकर अपना काम किया। अब सवाल बनता है कि जब 50 देश के नेता एक साथ कतर में बैठे हों, नेतन्याहू उस समय क्या कर रहे थे? नेतन्याहू के पास किसका सपोर्ट है? तो भाई साहब इनके पास सपोर्ट है अमेरिका का। अमेरिका का सपोर्ट है, तो अमेरिका ने क्या किया भाई साहब? इन्होंने संदेश भिजवा रखा था कि देखो मेरे खिलाफ वहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपको समर्थन जुटाने आना होगा। बोले किसको भेजें? तो भाई साहब उन्होंने मार्को रूबियो को भेजा, अमेरिका वालों ने। बाकायदा मार्को रूबियो जिस समय ये सारे देश मिलकर के दोहा में कतर का साथ दे रहे थे, उधर से अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल की यात्रा पर आए। इजराइल की यात्रा पर आए और बाकायदा इनके साथ में उस वॉल पर गए जहां पर इन्हें, वेस्टर्न वॉल पर गए जहां पर इन्हें इजराइल से सॉलिडरिटी दिखानी थी, हमास के खिलाफ प्रतिबद्धता जाहिर करनी थी। ये वो वॉल है जिसको लेकर के असल में यरूशलेम में बड़ा संघर्ष चलता रहता है। बेंजामिन नेतन्याहू यहां पर इन्हें लेकर पहुंचते हैं और साफ कहते हैं कि आपके और हमारे एक जैसे ही तो उद्देश्य हैं, हमास का खात्मा, हम उसी काम में लगे हुए हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिलकर के। बाकायदा मार्को रूबियो भाई साहब जितनी देर तक वहां बैठ करके ये लोग चर्चा करते रहे, मार्को रूबियो पूरे समय इजराइल में बैठे रहे। इजराइल में बैठ करके नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि अमेरिका हमारे साथ है। बाकायदा उन्होंने पूरे सारे मैसेज लिखे, इसमें लिखा कि इट इज ऑब्वियस दैट इजराइल हैज नो बेटर अलाई देन अमेरिका। बिल्कुल वैसा कि वैसा ही अमेरिका हैज नो बेटर अलाई देन इजराइल। ना तो तुम्हारे पास हमसे बेहतर कोई मित्र है और ना हमारे पास तुमसे बेहतर कोई मित्र है, हम एक दूसरे के लिए हैं। भाई साहब नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को यह बात खूब चिल्ला चिल्ला के बता दी कि दुनिया वालों जान लो, अमेरिका हमारे साथ खड़ा है और इसीलिए ये हम कर रहे हैं। कल तो एक बात और गजब घटी, और उसमें यह था कि नेतन्याहू ने बाकायदा मार्को रूबियो के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी जेबों में
जितने भी मोबाइल है ना, समझो सबकी जेब में इजराइल है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जो मदरबोर्ड्स हैं या जो चिप्स लगी हैं मोबाइल की, वो सब इजराइल की देन है। इजराइल इस बात का ही सबसे बड़ा दंभ पालता है कि टेक्नोलॉजी चलती कहीं से भी हो, उनकी खोज इजराइल में ही होती है, इजराइलियों द्वारा होती है। खैर, फिलहाल के लिए यहां से मार्को रूबियो नेतन्याहू को शांत करके कि भैया रुक जाओ, मत मारो किसी को भी। अब दूसरी तरफ यहां से उतर करके अब वो जा रहे हैं मार्को रूबियो कतर की यात्रा पर, और कतर जाएंगे इसलिए ताकि अमेरिका के खिलाफ जो कतर के दिमाग में थोड़ा भाव दुर्भावना पैदा हुई है कि तुम्हारा सेंटकॉम हमारे यहां बैठा है फिर भी हमारे यहां गोले पड़ रहे हैं, उनको मनाने जाएंगे। ट्रंप से पूछा गया, सर आपको पता है कि ऐसा ऐसा हुआ, इजराइल ने कतर के साथ ऐसा किया? तो इन्होंने कहा उन्होंने गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो नहीं जानते कि कतर हमारा कितना बड़ा मित्र है। कुल मिलाकर के अब नाटो की तरह ही एक कुछ फोर्स बना ले तो ही शायद इजराइल के इरादों से बच पाएंगे, अदरवाइज इजराइल तो पूरा मन बना करके हमास को दुनिया के किसी भी कोने में खोज कर मारने की तैयारी कर रहा है। आप लोगों को इस तैयारी को देखकर क्या लगता है कि क्या वाकई में यह संभव हो पाएगा? जैसे अमेरिका ने नाटो बना लिया, ऐसे ही क्या ये 50 देश मिलकर के इजराइल के खिलाफ अरब नाटो बना पाएंगे, ऐसा संगठन बना पाएंगे जो कि इजराइल के हमला करते ही एक साथ ये सब की सब टूट पड़े? क्या आपको वाकई में लगता है? अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय साझा करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों से साझा करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से जुड़ी नॉलेज चाहिए तो बातें बाजार की एप्लीकेशन आपके लिए कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर वहां कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। और हमारे जो कोर्सेज हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के, उन्हें भी आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।